हाँ, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में पहला जो हमें देखना है एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इसमें भी पहला जो आपकी हेडिंग होगी वो ये होगी, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सिस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वैसे ही हम पोटेंशियल निकालेंगे ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द पॉइंट एट द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से। पढ़ गया, हेडिंग पढ़ गई? ठीक है, तो इसमें भी वही करना है, वही प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया था। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ओ ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी डाइपोल की लेंथ क्या है, 2l है, तो ये l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, यहाँ मैं एक पॉइंट P ले लेता हूँ। ठीक है, सेम बिल्कुल वही करना है। इस O से P की डिस्टेंस क्या मानी गई थी वहां पे, बताओ? वेरी गुड, R। तो इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इस P पॉइंट की? R माइनस एल, एंड माइनस क्यू से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस एल। सेम वही प्रोसीजर है, डायग्राम पहले बनाओ। सेम वही डायग्राम, कोई चेंज नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बना था फॉर द एक्सियल लाइन, पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है हमें, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होगी। सीधे सीधे पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लग रहा है उसको ऐड कर देना है, एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है। ठीक है, वहाँ पे कैसे एडिशन होता था, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर एडिशन होता था। ठीक है, बस ये फर्क है, समझ जाओगे मैं जो बोल रहा हूँ, समझ जाओगे भी। अब इस कल हमने क्या पढ़ाया था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे कितना, या फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, वो हमने कल पढ़ा था। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लेते हैं V1 पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? अगर ये चार्जेस कहाँ रखे हुए, वैक्यूम में, हाँ, 1/4πε0। हाँ, प्लस क्यू बाई आर। आर माइनस एल, डिस्टेंस को देखिए, इस चार्ज से डिस्टेंस को देखो और कुछ मत देखो। चार्ज लो, डिस्टेंस, आर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। हमेशा आर ही नहीं लेना है। ठीक है, आर को समझो क्या होता है। तो ये तो पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से V2 मान लेता हूँ, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल है P पॉइंट पे, इसकी वैल्यू बताओ भाई। वेरी गुड, नहीं ले, और एक और चीज, माइनस क्यू हो जाएगा। अब चार्ज देखो, हमने डायरेक्शन नहीं ली है। वहां पे क्या करते थे, E1 इधर होता था, E2 इधर होता था, हम डायरेक्शन लेते थे। यहाँ डायरेक्शन नहीं लेनी है हमें, चार्ज की वैल्यू रख देनी है, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पी, वो इन दोनों का कैसा सम होगा, एल्जेब्रिक सम, जो नॉर्मली सम हम लोग करते हैं। तो V मान लेते हैं नेट पोटेंशियल है,
दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू बेटा कितनी है, ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस दिस वैल्यू V2 1/4 पाई एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर बोल रहा हूँ, कम से कम ये 8-10 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस V2 की वैल्यू क्या थी, माइनस Q अपॉन R प्लस L, ठीक। अब हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, Q कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी टेकन एज कॉमन, इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इतना समझ में आया। नेक्स्ट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कैसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर R प्लस L माइनस R माइनस L, ठीक। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत आसान डेरिवेशन है, और इसमें क्या बचेगा, 2L बचेगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। अब इधर मैं लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू V विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई बाई 2L क्या होता है, P होता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे ऐसा करो, डाइपोल मोमेंट को भी रिप्रेजेंट कर दो, P वेक्टर इस तरफ जा रहा होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर डाइपोल क्या हो, छोटा हो, फॉर शॉर्ट डाइपोल, बहुत छोटा डाइपोल हो तो क्या होगा, L की वैल्यू बहुत कम होगी, छोटी होगी एज कम्पेयर टू R, तो R बहुत बड़ा होगा L से, L निगलेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया इस पर्टिकुलर केस का, एक्सियल लाइन, पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। समझ में आ गया, बड़ा आसान डेरिवेशन है, डायग्राम बना लिया होगा, मैं थोड़ी थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ, फिर पूरा नोट कर लेना। चलो मैं थ्योरी लिखो भाई, थोड़ी कुछ डाउट हो तो पूछ लो पहले। देखो, लेट ए बी let AB be an electric dipole formed by charges minus q and plus q, placed at a small distance 12 meter apart, line change, let P be a point along the let P be a point along the dipole axis at a distance r meter from midpoint O। फिर नोट कर डालो पूरा, नोट डाउन कर लो, ये इसको लिख लेना, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, पूरा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो पूरा।
नोट हो गया? अब हेडिंग डालिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, दिमाग लगा के बताओ इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा? दिमाग लगाओ, ऐसे मत बोलो, बताइए, हल्का सा कॉमन सेंस यूज करो, बताओ इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होना चाहिए? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब मिड पॉइंट से जो अपने डाइपोल से परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगी और मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होना चाहिए? हल्का सा कॉमन सेंस यूज करो, सब कर लोगे। बताओ, किसने बोला 0? वेरी गुड, सही है, बिल्कुल 0 होगा। कैसे होगा देखो, मान लेते हैं डाइपोल है -q + q, दिस इज पॉइंट ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट, ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर होती है मिड पॉइंट से, मान लेता हूँ ये पी पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट ओ, जैसे होता था। तो अब क्या होगा, ये -q की वजह से पी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, +q की वजह से भी पोटेंशियल होगा। ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो लाइन है, अब क्योंकि ये एक इंडिविजुअल राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाली, ये जो हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा, तो बताओ ये वाली जो AP है इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? R² + L²। इस तरीके से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? R² + L²। अब मान लेते हैं V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज, तो वैल्यू क्या हो जाएगी पोटेंशियल की, बताओ? ये डिस्टेंस, दैट इज R² + L²। ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस तरीके से V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 -q/ इस वाले की वजह से, याली वैल्यू R² + L²। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? ये है पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q, दिस इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q। अब नेट पोटेंशियल क्या होता है? अलजेब्रिक सम होता है। तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड कर दो, बस सिंपल ही ऐड करना है, कोई वेक्टर लॉ नहीं लगाना है। 1/4πε0 q/r² + L² का अंडर रूट। देखो अपॉन में r होता है, ठीक है, याद रखना। अपॉन में क्या होता है? डिस्टेंस रखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे? डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आर स्क्वायर करते थे। फॉर्मूले जो हैं कंफ्यूज मत होना फॉर्मूले में। प्लस करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कैंसिल आउट हो रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, तो नेट क्या होगी, नेट फील्ड जीरो होगी। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, नेट फील्ड सॉरी नेट पोटेंशियल क्या होगा पी पे, जीरो होगा इक्वेटोरियल लाइन पे। नोट डाउन कर लो, कोई थ्योरी नहीं इसमें, आराम से ऐसे नोट कर लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ये इतना नहीं पूछा जाता है तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट का कोई मतलब नहीं है, एक दो नंबर में, एक नंबर में भले पूछ लिया जाए। ये हो जाए बता देना, फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे। कल छुट्टी रहेगी फिर, है कल नहीं लेंगे क्लास। कल के लिए होमवर्क दे देंगे, इसको करना फिर। नोट हो गया सबका? अच्छा, चलो क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ। ये वाला क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑफ, जो क्वेश्चन है वो नोट करो। सॉल्व करने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, बताओ। ठीक है, सही है। वागडन, वागडन बताओ भाई।
-5, 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। 4 इंटू 10⁻4 आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 वोल्ट। हाँ चलो मैं मैं बता दे रहा हूँ जिसका नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, हम बता देंगे। तो देखते हैं इसको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि पोटेंशियल हमें पता करना है एक पॉइंट पी पे ड्यू टू चार्ज। तो एक हमने चार्ज ले लिया है, मान लेते हैं 4 इंटू 10⁻7। एक कोई चार्ज है Q मान लेते हैं। इस चार्ज की वजह से 9 सेंटीमीटर एक दूर एक पॉइंट लोकेटेड है 9 सेंटीमीटर। अब ये क्योंकि एसआई यूनिट है नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इतनी दूर, इतनी डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, इस पे कितनी पोटेंशियल होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, 9 इंटू 10⁻9 इसकी वैल्यू होती है, Q की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻7 अपॉन 9 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपको 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है वरना नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ये तो सिंपल सा पार्ट था पहला। सेकंड बोला है उसने कि hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P। एक कोई चार्ज है Q0 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। इसको इन्फिनिटी से मुझे उठा के कहाँ लाना है, या फिर किसी को भी लाना है, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है ये पी पॉइंट पे। तो कितना वर्क डन करना होगा, तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q0 इंटू वी। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी Q0 इंटू वी। Q0 देखो याद रखना, यहाँ पे Q0 ही रखना है, ये मत रख देना Q की वैल्यू, ठीक है। सोर्स चार्ज को नहीं रखते हैं, टेस्ट चार्ज जिसको लाया जाता है, जिस चार्ज को ब्रिंग किया जाता है कहीं से भी, कहाँ कहीं किसी दो पॉइंट के बीच में मूव करवाया जाता है, जिस चार्ज को मूव करवाया जाता है उसको लेते हैं यहाँ पे। बस गलती यहाँ करोगे, बाकी फॉर्मूले वगैरह तो याद रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 इंटू 10⁻⁹ और v की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻4। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल आ जाएगा। यूनिट लिखना ज़रूरी है। फिर बोल रहा है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉड। तो मैं कल ही बता चुका हूँ कि जो वर्क डन, क्योंकि बेसिकली क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है। और कंजर्वेटिव जैसे ग्रेविटी भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशन जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेज होती हैं जिन जिन जो जिनके जब उनके अगेंस्ट या वो उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है या फिर उसके, लेकिन उतना ही हमें क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, therefore the work done will not depend on the path followed by the object, it will always depend on the initial and the final position of the object। पहले कहाँ थी और बाद में कहाँ है उस पर डिपेंड करते हैं भाई। हमने कल लिमिट जो लगाई थी इन्फिनिटी से आर तक लगाई थी ना, उससे तो हमें मतलब नहीं था कहाँ से घुमा के ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से ऐसे ऐसे मूव करवा के ले आए, कैसे भी मूव करवा के लाओ उससे नहीं मतलब है, हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ध्यान देना है। तो उसका आंसर यही हो जाएगा कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिख लो, जिसका नहीं हुआ है वो लिख ले। डाउट हो अभी भी कुछ तो पूछ लो, चुपचाप मत बैठे रहना। किसकी?
10⁻, नहीं -9 है भाई। 2 इंटू 10⁻−9 कूलॉम है। हम्म। ये अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सही है ना। आंसर तो सही है, बस ठीक है, वो गलती से लिख दिया। हाँ सही बात, 4 × 10⁻7 कूलॉम बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा। लिख लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्ट नाउ। ये वाला क्वेश्चन करूं। A metal wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge of 200 microcoulomb which spreads on it uniformly. Calculate the electric potential at its center. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो। नोट हो गया क्वेश्चन? सही है भाई, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। दिखाओ मुझे जरा, एक मिनट रुको। दिखाओ प्रियांशु, दिखाओ जरा कैसे किया। हाँ कॉपी पे दिखाओ, शेयर कर दो। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, सही है। वेरी गुड। चलो इसको देखते हैं, किसी और का हुआ? बोला गया है कि एक मेटल वायर था, उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया, सर्कल बना दिया गया उसका। और इस सर्कल पे टोटल चार्ज कितना है? 200 माइक्रो कूलॉम। टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। इस सर्कल पे टोटल चार्ज कितना है? 200 माइक्रो कूलॉम का। ठीक। बोला गया है इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है सेंटर पे, ओ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, डी क्यू। भाई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका चार्ज कितना है? डी क्यू है। इसकी इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल लग रहा होगा।
ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, उनकी वजह से पोटेंशियल ओ पे लग रहा होगा। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी डी क्यू बता रहा हूँ, डी वी। इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल जो होगा ओ पॉइंट पे, वो कितना लग रहा होगा, मान लेते हैं डीवी लग रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू अपॉन आर जो दे रखी है, आर। समझ गए इतना? dv is the potential due to small element that is having the charge of dq। dq चार्ज एक छोटे से एलिमेंट का है, सर्किल के छोटे से एलिमेंट का। ठीक है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है ओ पॉइंट पे, वो dv मान लिया हमने। तो dv विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन आर। हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या फिर इसको इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से जो पोटेंशियल लग रहा होगा उसका समेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर। इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और आर, तो बाहर ले लो, इंटू 1/r। बचेगा क्या, डी क्यू का समेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू का समेशन क्या हो जाएगा, छोटे छोटे चार्ज को मिला के अगर कर देंगे तो कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज, दैट इज क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, 200 माइक्रो कूलॉम 10⁻⁻⁶। आर क्या है, आर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लो। इसको सॉल्व करो, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 200 10⁻⁻6 अपॉन 10 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर आ रहा है भाई तुम्हारा 18 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। समझ गए तरीका कैसे करना है? हाँ, कौन सा फॉर्मूला? हाँ हाँ ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया ना भाई। ऐसे जैसे मैंने, अगर डायरेक्ट तुम बोल देते तो, क्योंकि अब इसको एक लाइन की फॉर्म में तो है नहीं, इस पूरे सर्किल में फैला हुआ है ना चार्ज, तो चार्ज फैला हुआ है यानी कि हर पोर्शन में कुछ ना कुछ चार्ज है। इस वजह से मैंने ऐसे बताया, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, आया तो वही फॉर्मूला है ना, 1/4 पाई। अब क्योंकि जब सर्किल या स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो एक तरीके से मान लिया जाता है कंसंट्रेटेड है सेंटर पे। ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मत यूज करो, जो आया हुआ है या आया कहाँ से फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं कटेंगे, एक नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये, एक या दो नंबर से ज़्यादा। सिंपल अभी क्वेश्चन चलना है, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। तरीका मेन है, आपको तरीका पता होना चाहिए, बोर्ड में ऐसे नंबर नहीं काट दिए जाते हैं। आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एक नॉर्मल पॉइंट चार्ज तो है नहीं भाई, सर्किल में की फॉर्म में है ना ये, तो पॉइंट चार्ज, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस लेके उनका समेशन कर देना है हमें। अब एक केवल चार्ज होता है क्यू, क्यू तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ये, तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे गया होगा, बराबर बराबर फैला हुआ है, तो हम एक कुछ कुछ टुकड़े ले लेंगे, उसका समेशन कर देंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होता है, बहुत सारे चार्जेस हों, तो आपका क्या अलजेब्रिक सम हो जाता है पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। इसको देखो,
इस क्वेश्चन में ऐसे कर नहीं पाओगे, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो बता दूंगा, उसका डेरिवेशन भी आगे चल के है तो वो बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो बस, इसका क्वेश्चन का मैं बताऊंगा। ठीक है, कर ऐसे नहीं कर पाओगे। हो गया सबका नोट? चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन अच्छा है ये। इसमें एक बस फॉर्मूला यूज होगा। बोला गया है किसी ए पॉइंट पे एक कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से जो एक बी पॉइंट है जो R डिस्टेंस पे मान लेते हैं, इस पे E की वैल्यू कितनी है भाई? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। E की वैल्यू दे रखी है 24 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट होती है। ठीक है, बोला गया है इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे वो है 12 जूल पर कूलम। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, ई, वी और आर मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एक फॉर्मूला होता है। ये डेरिवेशन अभी करवाया जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये बस फॉर्म, एक्चुअल में डेरिवेशन कैसा होगा, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो उसको ले लेते हैं वी अपॉन आर। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है फॉर्मूला, ये बस याद रखना है, इसका डेरिवेशन हम करवाएंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आर। हमें ये तो पूछा है कि फाइंड आउट द कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस क्या है, आर के बराबर है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन ई। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 12। हाँ, पहले सबसे पहले यूनिट चेक कर लिया करो सब एसआई में है कि नहीं। हाँ है। तो ई की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 12 है और ई की वैल्यू 24, दैट इज़ 1/2, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर क्या आ गई आपकी, ए बी डिस्टेंस आ गई। फिर हमसे पूछा है कि चार्ज की वैल्यू भी बताओ, तो चार्ज की वैल्यू चाहे ई का फॉर्मूला यूज़ कर लो चाहे वी का फॉर्मूला यूज़ कर लो। अब ई वी का फॉर्मूला आसान है, अपॉन में आर आता है, यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर आता है, थोड़ा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, सॉरी कैपिटल क्यू अपॉन आर, यही तो होता है फॉर्मूला। हमें क्या पता करना है, क्यू की वैल्यू, तो सॉरी 4πε0 वी इंटू आर। 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 इंटू 10⁹। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5। हाँ, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सॉल्व करो, कितनी वैल्यू आ रही है, 0.667 10⁻⁹ कूलम। हाँ ठीक है, वो सही है। मैंने कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये बस नया फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। याद क्या कर लेना, इसका डेरिवेशन ही हो जाएगा अभी। ठीक है, तो याद करने का कुछ वो नहीं है उसमें, डेरिवेशन प्रूफ भी आती है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत आसान डेरिवेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं।
ऐसे ही देखो यार, फॉर्मूले में वैसे भी पता चल जाएगा। ई इक्वल टू वी अपॉन आर, और ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो देखो साफ साफ लग रहा है, अपॉन में आर एक बढ़ गया है, तो अगर मैं वी को आर से डिवाइड कर दूं तो अपॉन में क्या हो जाएगा, अगर आर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ई की यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं, ऐसे याद रख सकते हो। समझ गए ना। हाँ, तो इसमें रटने की कोई बात नहीं है। ई और वी का जो फॉर्मूला है वो तो पता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ऐसे पता कर लो। नहीं तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन होगा दो प्लेट्स के बीच में, वो बताएंगे कैसे होगा। तो इस वाले इससे भी याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो, नोट करो। सरफेस पे, चलो ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं, उसके बाद करना क्वेश्चन। ये नोट हो गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं, फिर ये क्वेश्चन करना, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ सुन लो, फिर करो क्वेश्चन। तो अगर देखो, हमने गॉस लॉ का यूज करके स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट आउटसाइड है, पी पॉइंट सपोज है, वो आउटसाइड द स्फेयर है, और सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है, आर मान लेते हैं, या स्मॉल आर मान लेते हैं, और इसका रेडियस कितना है स्फेयर का, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट पे इस पर्टिकुलर, अगर पी आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड के लिए क्या बिहेव करता है, स्फेयर पे जो चार्ज होता है कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे। पढ़ चुके हो ना। फॉर पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर, द चार्ज ऑन द स्फेयर इज कंसंट्रेटेड ऑन द एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी हिसाब से तो फॉर्मूला आता था। तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब क्यू चार्ज इस पे था, वो कंसंट्रेटेड कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे जब कंसंट्रेटेड होगा, और सेंटर से दूरी पी पॉइंट की कितनी है, तो सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे क्या फॉर्मूला होता है, वी का, क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये तो बात हो गई पॉइंट, लिख लेना कहीं, पॉइंट आउटसाइड
द स्फीयर। अगर पॉइंट इनसाइड द सरफेस पे पॉइंट हो तो क्या होगा? तो P की वैल्यू किसके, सॉरी R की वैल्यू किसके बराबर होगी? कैपिटल R के बराबर। पॉइंट एट द सरफेस, ये लिख लेना कहीं, सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो V की वैल्यू इसके लिए क्या होती है पर्टिकुलर केस के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर इस केस में हो जाएगा, तो V की वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा, अंदर पॉइंट हो तो पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो बताओ क्या हो जाएगा? V की वैल्यू क्या हो जाएगी? है? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस उसी के बराबर होना चाहिए, सरफेस के बराबर ही होना चाहिए। तो पॉइंट इनसाइड द स्फीयर के लिए भी यही फॉर्मूला होता है जो ये वाला है, b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। ये फर्स्ट चीजें याद रखना। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? सरफेस के बराबर ही होता है। ठीक है, ये नोट कर लो पहले, फिर क्वेश्चन करो। अगर जैसे इसका रीजन पूछा जाए, वाई द वाई द पोटेंशियल एट द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो and therefore the electric potential at every point must be same, therefore the potential inside the sphere should be equal to the surface of the sphere, point at the surface of the sphere। ठीक है, समझ में आ गए तीनों पॉइंट्स? पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन करो। बिल्कुल, और क्या। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं। इसमें तो डाउट नहीं था किसी को? ठीक है, तो पहला इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले कहाँ बोला? एट द सरफेस बोला गया, तो एट द सरफेस क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो क्यू की वैल्यू क्या है? ये 9 × 10 और 9 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू दे रखी 24, 10⁻⁻6 कुलॉम, माइक्रो कुलॉम है। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 0.2। 0.2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है आंसर? वोल्ट। ये आपका पॉइंट इन, सॉरी, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर पे ये हो गया वोल्ट, क्या कहते हैं, पोटेंशियल। फिर पूछा गया है कि एट 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम, देखो इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अब 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर और रेडियस है 0.2, रेडियस कितना है? 0.2, और ये बोल रहा है कि एट डिस्टेंस 0.1, यानी कि स्फीयर के अंदर ही होगा पॉइंट। ठीक है, और इनसाइड द स्फीयर क्या होता है? सरफेस के बराबर ही होता है। ऐसे लिखोगे वी इनसाइड द स्फीयर इक्वल टू वी एट सरफेस। और वी एट सरफेस क्या है? ये आया हुआ है 1.08 10⁻6 वोल्ट। क्लियर है बात?
चलो नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन में होमवर्क दो क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, कल तो क्लास होगी नहीं। उसको करना बैठ के घर पे, इसको नोट डाउन कर लो, फिर होमवर्क दे देते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है ये। याद रखना अलजेब्रिक सम होता है, वेक्टर सम नहीं होगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, इसको भी करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना, इजी क्वेश्चन है। ले लिया स्क्रीनशॉट? इसको करो। चलो इतने क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और कल छुट्टी। हाँ बाय, गुड बाय, गुड बाय।